नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखनऊ में दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले को लेकर के यूपी में भी अलर्ट जारी हो गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यूपी में अलर्ट की घोषणा कर दी है। अपने अपने क्षेत्र में प्रशासन पूरी सतर्कता बरते, ये कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का। सूचना संकलन करते हुए किसी भी तरह की घटना ना होने दें, ये कहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर आ गया है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में एनसीआर से लगे नोएडा और गाजियाबाद में कोविड के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए सरकार अलर्ट है। प्रदेश में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गौतम बुद्ध नगर में 70 और गाजियाबाद में 11 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। सीएम योगी ने आदेश दिया कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत पूरे एनसीआर को अलर्ट मोड में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा कि कोविड टीकाकरण का हमारा महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। 30 करोड़ 56 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकरण के साथ ही अब तक 103 से ज्यादा वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज लग चुकी है। 86% लोगों को दोगुनी खुराक मिल चुकी है। 12 से 14 और 15 से 17 आयु वर्ग के टीकाकरण की प्रगति संतोषजनक है और इससे ये और तेज होना चाहिए। राजधानी लखनऊ में आयोजित कायस्थ समाज के सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना शामिल हुए हैं। तो वहीं जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कायस्थ समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का बढ़ चढ़कर साथ दिया है। बीजेपी उनको सत्ता और संगठन में उचित सम्मान जरूर दिलाएगी जो उन्हें मिलना चाहिए। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी बीजेपी 75 पार होगी। कहना चाहेंगे, बड़ा आयोजन था, कई लोग आपके शामिल हुए हैं। नहीं, एक अच्छा आयोजन हुआ है। जो आयोजनकार हैं उनको मेरी तरफ से बहुत अभिनंदन। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो कायस्थ समाज है वो राष्ट्रवाद के प्रति कटिबद्ध है और राष्ट्रवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कायस्थ समाज भी खड़ा है। कई संगठन ऐसे हैं जो आरोप लगाते हैं कि संगठन और सत्ता में कायस्थ समाज को बहुत उस तरह का स्थान नहीं मिलता जैसे लोग वोट करते हैं। जिस हिसाब से मेरा ये मानना है कि, और जो मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा, कायस्थ समाज को भी कुछ चीज सोचनी पड़ेगी कि आपको दर्ज करवाना पड़ेगा कि आपकी जो ताकत है वो ताकत क्या है। और वो ताकत जब आप दर्ज करवाओगे तो दूसरा भी और दूसरी तरह से देखना शुरू कर देगा। 24 के इलेक्शन करीब हैं, उसको देख के क्या तैयारी लगती है और संगठन की तरफ से ये कहें कायस्थ समाज की तरफ से क्या तैयारी? दो चीज का निर्णय हो चुका है। राष्ट्रवाद क्या है वो कायस्थ समाज खड़ा है। कायस्थ समाज कहां वोट देगा वो भी निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी में देगा। तो जब ये निर्णय हो गया है, बस एक ही चीज को ढूंढना है कि कायस्थ समाज अपने लिए क्या चाहता है और उसके लिए वो कितनी मेहनत करना चाहता है। वो निर्णय कायस्थ समाज और हम सब लोग मिलकर कर लेंगे तो हमें अपनी भूमिका पूरी अच्छी तरह याद समझ आएगी। कहीं ना कहीं कुछ टीस है अंदर कायस्थ समाज, कहीं दूसरे से नहीं है। हमें संघर्ष करने की एक आदत डालनी है, वो उसकी हमें प्रेरणा लेनी है। अभी फिलहाल सर आपने एक आरोप भी लगाया कि बहुत ज्यादा कायस्थ को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या मिल रहा है, जो अभी आपने पीछे भाषण में बोला, तो उसकी क्या मायने निकालेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो हमेशा ही कहा है कि कायस्थ समाज जो है वो इन सिद्धांतों के साथ खड़ा है, राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद के साथ भारतीय जनता पार्टी है और उसका निर्णय हो चुका है। हमें क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या हमारा इतिहास क्या है, ये नहीं चर्चा का विषय। विषय ये है हम क्या चाहते हैं और उसको क्या चाहते हैं उसके लिए हमें फिर संघर्ष करना है। बिना संघर्ष करे कुछ मिलता नहीं है।
अभी सर उपचुनाव हुए हैं, आज रिजल्ट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पोजीशन पे या दूसरे पोजीशन पर नजर आई है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये पहली बार ऐसा चुनाव में जो नतीजे आए, उपचुनाव के जो नतीजे आए, एक लोकसभा और 5 करीब विधानसभा सीटों अलग अलग प्रदेशों में हुए हैं। देखिए, ये इसका जो एक समीक्षा जब होती है ना उपचुनाव की, वो बड़ी अलग तरीके से होनी चाहिए। तो मैं अभी मैं विश्लेषण करूंगा नहीं, क्योंकि हर जगह का रिजल्ट जो है वो अपने एक हिसाब से होता है। अब बंगाल के ले लें तो बंगाल की स्थिति अलग है, तो उसको एक चुनाव नहीं मानना चाहिए, उसका विश्लेषण अलग अलग ही आएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, तो पूर्व मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में। इनका कहना है कि 2024 को लेकर काय समाज को भी बड़े निर्णय लेने होंगे और अपनी भूमिका भी दर्ज करानी होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी नारा अभी से दे दिया गया है। अब देखना होगा कि 2024 के जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते कि नहीं आते। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, अब की बार दोगुनी रफ्तार से विकास कार्य हुए हैं। हम 100 दिन के एजेंडे फिर 6 महीने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में गरीबों को मकान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भी बचपन में खुद देखता आया था कि कैसे बारिश होने पर मेरी माँ छत के सहारे काम किया करती थी। लेकिन आज यूपी में ही नहीं, पूरे देश में करीबन 3 करोड़ से ज्यादा मकान गरीबों को अभी तक मिल चुके हैं। भारत सरकार की ओर से आवासों की उपलब्धता कराए जाने की व्यवस्था किए जाने के बाद भी श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 2014 और 17 के बीच में कुल 18,000 आवासों का आवंटन किया था। और जब वह सरकार से गए तो उनके भी निर्माण कार्य अधूरे छोड़ करके गए थे। और अगर प्रदेश की दृष्टि से 2017 से 2022 की मैं आपके साथ चर्चा करूं तो उसमें इस बात पर हमें गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2017 से 2022 के बीच में 44 लाख आवास बनाने का काम किया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल किट देगी योगी सरकार। योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को किट बांटने वाली है, जिसमें खिलौने होंगे, पढ़ने लिखने का सामान समायोजित किया जाएगा। 175 करोड़ की लागत से 199 आंगनबाड़ी केंद्रों को इस सुविधा से लैस किया जाएगा। 16 करोड़ की लागत से सरकार प्री स्कूल किट बांटने की तैयारी कर रही है। गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मुर्तजा अब 30 अप्रैल तक एटीएस की कस्टडी में रहेगा। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद एटीएस ने आज उसे भारी सुरक्षा के बीच गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। एटीएस ने कोर्ट से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रिमांड की अवधि 14 दिन के लिए और ज्यादा एक्सीड कर दी है। आपको बता दें कि गोरखपुर से केस लखनऊ कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करने वाली है। इसी के साथ मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मुर्तजा ने 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर में पीएसी के जवानों पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद से एटीएस मुर्तजा से लगातार पूछताछ कर रही थी और पूछताछ में कई अहम खुलासे भी बताए जा रहे हैं। आज मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया था एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय में, और साथ ही साथ यूएपीए एक्ट उन्होंने बढ़ाने का अनुरोध किया था, इसमें भी रिमांड बढ़ाया जाए। न्यायालय ने अपने आप को सक्षम पाते हुए यूएपीए एक्ट में भी रिमांड बना दिया है, और साथ ही साथ अभियुक्त को एटीएस आब्लिक एनआईए एक्ट जो स्पेशल कोर्ट है उसको इन्होंने प्रेषित कर दिया अभियुक्त को कि वहाँ पेश किया जाए। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट पर सिपाहियों पे हमले करने वाले
मुर्तुजा अब्बासी की आज इसी कोर्ट एसीजीएम फर्स्ट में पेशी थी। 11 तारीख को 5 दिन की रिमांड एसीजीएम फर्स्ट ने बढ़ाई थी, जो आज 12 बजे तक की उसकी समय की मियाद दी, जो आज खत्म हो गई थी। एटीएस ने भारी सुरक्षा के बीच आज मुर्तुजा अब्बासी को इसी कोर्ट में पेश किया और पेशी के दौरान लगभग 1 घंटे तक बहस चलती रही और तमाम वकील दलीलें देते रहे। आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट इसमें यह है कि एसीजीएम प्रथम ने इस केस को जो है एनआईए और एटीएस के कोर्ट में आगे पेश करने के लिए आदेश कर दिया है और साथ में ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि अब मुर्तुजा अब्बासी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में रहेगा और एटीएस और एनआईए एक्ट के तहत उसे जो है कोर्ट में एनआईए और एटीएस के कोर्ट में लखनऊ अब उसकी पेशी होगी। साथ ही एसीजीएम प्रथम ने एक धारा उसमें बढ़ा दी है, उस धारा के तहत इस केस को ट्रांसफर किया गया है, यानी यूएपीए एक धारा है जिसमें बढ़ा दिया है एसीजीएम प्रथम ने और उस धारा के तहत अब उसकी सुनवाई जो है लखनऊ कोर्ट में आगे होगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ईदगाह की इफ्तार पार्टी की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं आपको। ईदगाह के इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए अखिलेश यादव, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के साथ में उन्होंने इफ्तार किया है। ईदगाह में इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन हुआ। रोजा इफ्तार में काफी देर तक अखिलेश यादव रुकते हुए नजर आए। तो ये कुछ अहम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रोजा इफ्तार में काफी देर तक अखिलेश यादव मौजूद रहे हैं। ईदगाह के इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए थे अखिलेश यादव। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के साथ में इफ्तार किया। ताजनगरी आगरा में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंच से अपना उद्बोधन दे रहे थे। तभी तूफान आया और बिजली गुल हो गई। इस बीच कुछ लाइटें गिर गई थी, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। वह इस घटना में एक पूर्व प्रधान की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ताजनगरी आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भीम नगरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। ताजनगरी में अंबेडकर जयंती काफी धूमधाम से मनाई जाती है। भीम नगरी का उद्घाटन करने के बाद मंच पर जब वो अपना संबोधन दे रहे थे, उसी बीच अचानक से मौसम बदला। तेज हवा के साथ आंधी आई और बारिश होने लगी थी। लाइट भी चली गई और ऐसे में मंच के बराबर में ही लाइट का बड़ा स्टैंड मंच के ऊपर गिर पड़ा, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और बाल बच गए, लेकिन कई लोग उसकी चपेट में आ गए थे और गंभीर तौर पर घायल भी हो गए थे। तो इस घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि आगरा की भीम नगरी में कल रात आयोजित कार्यक्रम में दौरान आंधी के कारण केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में लाइटिंग स्टैंड मंच पर ही गिर जाने से पूर्व प्रधान की मौत हो गई, जो अति दुखद है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। सरकार इनकी तुरंत समुचित आर्थिक मदद करे। तो पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है मायावती, बसपा सुप्रीमो ने। तो बड़ी खबर, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ बीएसपी के पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से निष्कासन किया है। पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के चलते निष्कासन किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा
अनुशासनहीनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है। श्री नकुल दुबे बीएसपी पूर्व मंत्री को पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया है। ये खुद मायावती के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। यूपी के औरैया जनपद में बिधूना कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान में बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के साथ साथ अपर्णा यादव भी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहीं। अपर्णा यादव ने गुना तहसील क्षेत्र के सबसे प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया। इसके उपरांत रामलीला मैदान में बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिन्होंने कहा था कि सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी है, अब उन लोगों पर लठ बजाने का काम होगा। उन्होंने कहा, जब मैं बीजेपी में शामिल हुई थी तो उन्होंने बोला था कि सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी करनी है। मैं बता दूं कि प्रचंड बहुमत की जो बीजेपी सरकार बनी है, जिनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो उन सभी लोगों पर लठ बजाने का काम करेंगे। जब तक मेरे शरीर में प्राण है और जब तक मेरी नसों में खून बह रहा है, ये अपर्णा यादव का प्रण है और संकल्प है। और इसके लिए मैं आपको भी चाहती हूँ, आह्वान करती हूँ, इस देश के इस विरोध क्षेत्र के हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन करे क्योंकि ये राष्ट्र आपकी पार्टी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। 3 मई से प्रदेश में चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। ऐसे में कोविड काल के बाद पहली बार यात्रा विधिवत तौर पर संचालित हो रही है, जिसको देखते हुए सूबे का स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरीके से तैयार हो गया है। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे का कहना है कि यात्रा मार्ग से लेकर धामों तक चिकित्सकों और जरूरी टीम की तैनातगी रोस्टर तैयार हो चुका है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी मैदान से आने वाले यात्रियों के साथ होती है, जो सीधा पहाड़ पर स्थित धाम के लिए चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में खासतौर पर उनके लिए चिकित्सकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। जो पिछले सालों में दिक्कतें आई हैं, ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम्स आती थी, उसके लिए हम लोग ने एक्स्ट्रा तैयारी कर ली है। कोविड को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए हैं, काफ़ी सारे सिलेंडर हमने 3 गुना खरीद लिए अपने सिलेंडर्स, तो वो हर जगह लगा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ आती है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है लोगों को, जो प्लेन से आते हैं, सडनली पहाड़ में चढ़ जाते हैं तो दिक्कत होती है, उसके लिए हम लोग अपने फिजिशियन को 15-15 दिन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं एम्स ऋषिकेश के माध्यम से, कि हमारे फिजिशियंस को उस तरह के केसेस हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, तो वो लोग हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस को मैनेज करेंगे। इसके अलावा कार्डियोलॉजी का इशू आता है कि हार्ट में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो कार्डियोलॉजी की भी ट्रेनिंग हम लोग अपने कुछ फिजिशियंस को करा रहे हैं प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से और एम्स के माध्यम से। हरिद्वार के लक्सर में राष्ट्रीय ध्वज को टेबल से नीचे डालने के वायरल वीडियो को लेकर सैकड़ों लोगों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार और उसके समर्थक हितेश धीमान के खिलाफ लक्सर में जुलूस निकाला और प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके बराबर में बैठे उनके समर्थक हितेश धीमान टेबल पर रखे राष्ट्रध्वज को टेबल से उठाकर नीचे डाल देते हैं। इस वीडियो से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। लोगों ने इसे तिरंगे का अपमान कहा है। निंदनीय घटना हुई है। तिरंगे को लेकर, तिरंगा हमारी आन बान शान है, देश की शान है, हमारा जज्बा है, हमारे जवानों की आन बान शान है, जिसको लेकर हम जो हमारे साथ ये घटना हुई है हितेश धीमान द्वारा और उमेश कुमार द्वारा, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और खानपुर की जनता ये जो मांग कर रही है कि यहाँ का, इस क्षेत्र का नहीं, इस देश का जो अपमान हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई करे और इनको कड़ी से कड़ी सजा का ये भागी बने। आयुष्मान भारत योजना की चौथी वर्षगांठ पर उत्तराखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम और मेले आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 18 से 22 अप्रैल तक विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ होगा। साथ ही राज्य के 7 नगर निगमों, 11 नगर पालिका परिसरों में भी 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा।
हमारे राज्य में 1031 उपकेंद्र हैं जो, और 1464 जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, उनमें जो है कार्यक्रम होने वाले हैं। और सभी केंद्रों में जो है योगा भी होगा, भारत सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनको भी वहाँ पे किया जाएगा। और 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक हम अपने राज्य के 95 विकास खंडों में और नगर निगमों में और नगर पालिका क्षेत्रों में और जिला हेडक्वार्टर में। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।